जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी फाउंडेशन। और जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हम अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हम सेल यानी कि कोशिका के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं पुरानी थोड़ी सी जो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इसके पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं आप देखेंगे। मैंने बताया था कि भाई एक सेल होता है, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी जो लिविंग थिंग है, उसकी अगर आप एक पार्ट निकाल के उसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हर एक चीज किससे बनी है, सेल या कोशिका से ही बनी होती है, निर्मित होती है। ठीक है। अब इस सेल या कोशिका के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने देखा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे लिविंग सेल या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। फिर आप देखेंगे कि जो आपके 1674 के बाद जब लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद कुछ सालों तक तो जो साइंटिस्ट थे वो प्रॉपर ठंडे पड़े रहे, एंड फिर एट द एंड जाके वो 1838 और 1839 में स्लीडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या कर दिया था, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, है ना। फिर 1855 में यानी 1855 में आपको देखने को मिला था कि रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, उसी सेल थ्योरी में थोड़ा सा अपडेट किया था और बताया था कि हर एक सेल जो होती है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है ना। अब इस सेल के बारे में हमने कुछ बातें जान ली थी भाई। जैसे अगर ये आपका कोई सेल है जो यहाँ पर बना हुआ है, इस सेल को हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, है ना, ये मैंने बता दिया था। इसको 3 पार्ट में हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाला पार्ट, है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जिसको हमने ये लेयर के नाम से जिसको हम जानते हैं। और मैंने बताया था कि भाई अगर आपकी एनिमल सेल है या जंतु कोशिका है, तो वहां पर आपको 2 पार्ट देखने को वहां पर आपको एक सिंगल पार्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हिंदी में कोशिका झिल्ली बोल रहे थे। लेकिन उसी जगह अगर आपकी पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, तो उसके ऊपर आपको एक सेकेंडरी लेयर देखने को मिल रही होगी, है ना, एक सेकेंडरी लेयर देखने को मिल रही होगी। और इस सेकेंडरी लेयर को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नाम दिया था, अगर ये प्लांट सेल है तो। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि मैंने बताया था इसके अंदर कुछ क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इन दोनों लेयर के अंदर सेकेंड पार्ट मतलब हमने डिवाइड किया था, तो उस सेकेंड पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, या फिर उसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, है ना। हम उस बारे में स्टडी कर रहे थे। अब ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म कैसे बना था भाई, कुछ थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं। देखो, जो हमारा सेल था, ठीक है, सेल को हमने कोशिका को मेनली 3 पार्ट में स्टडी किया था। सबसे पहला था आपका आउटर लेयर, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला भाग क्या था आपका, आउटर लेयर। इस आउटर लेयर में आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, 2 चीजें। फिर आपकी बीच वाला पार्ट था जिसमें सेल का लिक्विड भरा हुआ था, यानी अगर ये आपका कोई सेल है तो सेल के बाहर की इस लेयर के बारे में हमने स्टडी करी, आउटर लेयर बना के, सॉरी। फिर आप देखेंगे कि ये सेल के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ था, और ये लिक्विड आपके केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर वाले भाग में भी था, है ना। तो ये जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। आपको याद हो गया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, या फिर इसको हिंदी में अपन जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। अब इस प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर ही आपको क्या देखने को मिल रहे थे, बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे थे। अब इसका जो थर्ड पार्ट था सेल का, जिसमें हम इस न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं कि थर्ड पार्ट आपका क्या है, केंद्रक है। केंद्रक या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। चलो
तो आपने देखा कि सेल को हमने पिछले ही लेक्चर में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आउटर लेयर, जिसमें हम लेयर के बारे में पढ़े थे, फिर प्रोटोप्लाज्म यानी कि उसके अंदर उपस्थित क्या लिक्विड, और उस लिक्विड में उपस्थित आपके सेल ऑर्गेनल्स, फिर तीसरा पार्ट था आपका केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। इसमें से जो प्रोटोप्लाज्म वाला भाग है जिसको हमने डिवाइड किया था कि भाई अगर बाहर साइड पे है, इस सेल के बाहर साइड पे है, यानी कि इस केंद्रक के आउटर साइड पे और इस आपके सेल मेम्ब्रेन के इन साइड पे अगर कोई लिक्विड है, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। देखिए, अगर इस पार्ट में आपके लिक्विड है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। और उसी जगह अगर वो लिक्विड आपका कहां पर है, इस सेल के केंद्रक या न्यूक्लियस वाले भाग में था, तो इसको हमने अलग नाम दिया था और कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि इस प्रोटोप्लाज्म का ये वाला हिस्सा जहां पर आपका क्या था, जिसको हम साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य कह रहे थे, है ना। तो यहां पर आपको 2 पार्ट की स्टडी करनी है। कौन कौन से 2 पार्ट? सबसे पहला आएगा आपका जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, आपके प्रोटोप्लाज्म को हटाकर बाहर वाला भाग, इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद इसी साइटोप्लाज्म में आपके बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गन। चलो, तो आप देखेंगे कि इस साइटोप्लाज्म के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे, इस सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इस सेल ऑर्गेनल के बारे में, सेल ऑर्गन्स के बारे में। अच्छा, अब ये जो सेल ऑर्गन्स हैं, मैंने बताया कि भाई किसी भी सेल के अंदर अगर ये आपका कोई सेल है, ठीक है, उसके अंदर अगर ये न्यूक्लियस वाला भाग है बीच में, उसको छोड़ के बाहर साइड पे आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जैसे आपके क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर गोल्गी बॉडी, ऐसे करके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो हम एक एक करके इसी सेल ऑर्गेनल के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा सेल ऑर्गेनल है ना, टोटल आपको मेनली 8 प्रकार के या 8 टाइप के सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम 4 आज डिस्कस करेंगे और 4 कल डिस्कस करेंगे। एक बार में ज़्यादा पढ़ लोगे तो भाई ब्रेन हैंग होने लगेगा। ठीक है, चलो देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। आगे बताऊंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका भी कहते हैं, आगे जानेंगे इसके बारे में। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका गोल्गी बॉडी या फिर गोल्जी उपकरण, और फोर्थ नंबर पे आपके आता है क्या, लाइसोसोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है आपका लाइसोसोम, है ना। चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं पहला सेल ऑर्गेनल, उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका भाई एक और नाम हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। भाई हिंदी मीडियम वालों का एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगा कि उनको जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। उसके पीछे का रीज़न है कि जब आपको कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर चांसेस है कि जो बायोलॉजिकल टर्म होती है उसको वो हिंदी में ना दे के इंग्लिश में दे दे। जैसे आप देखो, सूत्रकणिका आपने बहुत कम सुना होगा, जो कि एक हिंदी नाम है, तो हिंदी मीडियम वालों को तो ये पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन जब पूछता है तो वहाँ पे अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी खोज किसने की थी। तो एक कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कीटों की मांसपेशियों में, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं उनकी मसल्स में इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। अब
क्या इस खोज के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी खत्म हो गई? नहीं भैया, यहीं से आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले खोजा किसने? कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। कहां पर खोजा था? कीटों की मांसपेशियों में। फिर एक ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे, आपको ईयर याद नहीं रखना है। अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था इसी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो खोज किसने की थी? कोलिकर ने। नाम किसने किया? अल्टमैन ने। और क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। लेकिन एक बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था आपके किसको? इस बायोप्लास्ट या फिर उस चीज को जो खोजी गई थी कोलिकर के द्वारा कीटों की मांसपेशियों में। ठीक है, ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले आपके कोलिकर साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था? कीटों की मांसपेशियों में, इंसेक्ट की मसल्स में देखा था। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ऑल्टमैन, जिन्होंने क्या किया था? इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके कौन? बेंडा नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था? इस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को नेम दिया था। ठीक है, चलो अब आप देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम चप्पल के आकार का ऑर्गेनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, है ना? चप्पल के आकार का। चप्पल के आकार का होता है देखने में, है ना? स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अच्छा, अब आप देखो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से देखने में कैसा दिखता है? भाई अगर ऐसा बना हुआ है ये, तो आप खुद देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिख रहा है बाहर से देखने में? चप्पल के आकार का दिख रहा है। अब आप सेल में चलोगे अगर, तो वहां पर भी आप ये चीज देख सकते हो। सेल के अंदर कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? देखो ये वाला भाग है आपका, दिख रहा होगा। फिर एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है। तो इसी एक और है यहाँ पर, देखो ये छोटा सा भाग, ये क्या है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं या फिर सूत्र कणिका है जो आपके किसी भी सेल में होते हैं। ठीक है, इसको हम स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर या फिर चप्पल के जैसी आकृति वाला सेल ऑर्गेनल या फिर कोशिकीय अंगक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, उसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे जानेंगे इस बात को। ठीक है, ये क्या करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी या फिर एमिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में। आगे जानेंगे इस बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कोशिका को कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको बाहर से देखा कि भाई चप्पल के जैसा दिखता है, और उसकी हिस्ट्री जानी कि किसने खोजा, क्या नाम दिया, और फिर एंड में किसने क्या नाम दिया। अब हम जानेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। चलो तो आप देखो यहाँ पर एक आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली होती है और एक आपकी बाह्य झिल्ली होती है। ये है आपकी क्या? बाह्य झिल्ली या फिर बाहरी लेयर, बाह्य झिल्ली। तो एट द एंड आपको क्या पता चला कि भाई जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली या फिर डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है। ठीक है, और हर एक झिल्ली आपकी कितनी होती है? 75 से 80 एमस्ट्रॉन्ग मोटी होती है। अब ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एमस्ट्रॉन्ग, जो कि एक माइक्रोमीटर में उससे भी छोटे मोटाई नापने के लिए यूज की जाने वाली यूनिट होती है। ठीक है, चलो कितनी मोटी होती है? एक आपके 75 से 80 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर मोटी होती है, और डबल मेम्ब्रेन होती है यानी कि दोहरी झिल्ली होती है। मैंने बता दिया भाई, ये है आपकी बाह्य झिल्ली फर्स्ट लेयर, और ये है आपकी आंतरिक झिल्ली यानी कि सेकेंड लेयर, है ना? चलो इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखना है। हाँ यहाँ पर आओ, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखना है कि आपकी जो बाहरी झिल्ली या फिर प्राइमरी लेयर होती है, जिसको हम बाह्य लेयर भी कहते हैं, ये बाह्य लेयर तो आपकी कैसी होती है? सिंपल होती है, देखने में समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो आपकी आंतरिक लेयर होती है, ठीक है, जो आपकी आंतरिक लेयर होती है या फिर इनसाइड की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? देखो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई इसकी जो आंतरिक लेयर है वो कैसी है? मुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा मिल रहा है देखने को ऐसे, और बहुत ज्यादा मुड़ने के कारण ये अपने मुड़े हुए भाग से कहीं पे भी मुड़ी है तो आप देखेंगे कि ये अपने मुड़े हुए भाग से, थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं बाहर वाला स्ट्रक्चर। ओके चलो, ये अपने मुड़े हुए भाग से क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। एक सेकेंड, ये है आपकी
बाह्य झिल्ली, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो ये जो आपकी आंतरिक झिल्ली या फिर जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये हर एक जगह से मुड़कर कहीं ना कहीं हर एक जगह से मुड़कर छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आप देखेंगे जिसे हम क्रिस्टी नाम देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको क्रिस्टी ही कहते हैं, ठीक है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं भाई। आंतरिक झिल्ली होती है जिसमें उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। उंगली के समान प्रवर्ध मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये देखो ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं इसके अंदर, और इसी प्रोजेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी नाम देते हैं, है ना। अब इस क्रिस्टी में छोटे छोटे आपको ऐसे कण देखने को मिल रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। इस पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, इस पार्टिकल को हम F1 कण या फिर ऑक्सीसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, F1 कण या फिर ऑक्सीसोम, ठीक है। चलो अब आप देखो इसका जो अंदर वाला भाग है, सेकेंडरी लेयर के अंदर वाला भाग, जहां पर आपके F1 कण या फिर ऑक्सीसोम मौजूद है, तो ये जो ब्लू कलर का आपको भाग देखने को मिल रहा है जहां पर ऑक्सीसोम या फिर F1 कण हैं, उस ब्लू कलर वाले भाग को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम मैट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। हिंदी मीडियम वाले भाई मैट्रिक्स ही आपको ध्यान रखना है। अब मैट्रिक्स क्यों नाम देते हैं, बायोलॉजी में एक छोटा सा टर्म होता है। कैसे टर्म होता है मैं बताता हूँ, एक छोटा सा टर्म होता है। कैसे कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बायोलॉजी में कोई भी स्ट्रक्चर है और उसके अंदर लेयर पाई जा रही है, तो इनसाइड वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस इनसाइड वाले स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपके पास थाली है, ठीक है, और थाली में आपके खूब सारा भोजन रखा हुआ है, तो वो जो छोटे छोटे जो आपका खाना या फिर फूड रखा हुआ है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देंगे आपका जो सेल ऑर्गेनल है उससे कंपेयर करेंगे। लेकिन वो जो थाली है, ठीक है, वो जो बेस प्रोवाइड कर रही है, जिसपे आपका पूरा क्या है, जिसपे आपका पूरा भोजन रखा हुआ है, उस बेस को ही हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं आपका मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं भाई, चिप्स की पैकेट फाड़े हो, उसके अंदर से अगर कोई कुरकुरे की पैकेट से कुरकुरे निकला, तो वो कुरकुरे कैसा होगा, सेल ऑर्गेनल होगा, जो कि आपके चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस में ऐसे छोटा छोटा डला होगा। तो ये जो आपकी खाली स्पेस है ना, जहां पर ऑक्सीजन भरी हुई थी, उसी खाली स्पेस को क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। समझ आया? तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर होगा। बायोलॉजी में ऐसी जगह जो खाली हो और जिसमें आपके जो एक बेस प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ को स्थायी बनाने में या फिर उसको रखने में, ऐसी चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो F1 कण या फिर ऑक्सीसोम है, उनको अपने स्थान पर बनाए रखने का या फिर उसको रहने की जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर तो देख चुका है। यहाँ पर आपको कुछ बातें सिर्फ नोट कर लेनी है। इसके बारे में मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम आपके क्या पढ़ेंगे, इस केंद्रक वाले भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि सेल को भाई आप 3 भागों में तोड़ते हैं और तीसरे भाग का नाम क्या है आपका, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। तो जब इस केंद्रक वाले भाग की हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें से एक होता है आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है, जो आपके गुणसूत्र या क्रोमोसोम से ही बनता है। उस डीएनए और आरएनए के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो डीएनए होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर डीएनए या फिर हम बोलते हैं जिसको रैखिक डीएनए, जो कि देखने में सिंपल दिखता है। सिंपल मतलब आपके ऐसा सीधा सीधा दिखता है ना। फिर एक होता है आपका वृत्ताकार डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए, जो शेप में कैसा होता है, ऐसा वृत्ताकार या फिर सर्कुलर शेप का होता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे ये जो रैखिक डीएनए है ये साइज में बड़ा होता है और ये जो वृत्ताकार डीएनए है ये साइज में छोटा होता है। क्यों भाई, किसी भी रस्सी को जब आप ऐसे सीधे सीधे रख दोगे तो वो ज़्यादा स्पेस
कवर करेगी, ठीक है। लेकिन उसी जगह आप जब उस रस्सी को ऐसे गोल गोल घुरमेट के रख दोगे तो वो कम स्पेस कवर करेगी। यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि भाई जितने भी छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे वो छोटे से आपको कोई बैक्टीरिया हो, है ना, या फिर कोई भी सिंगल सेल्यूलर या एक कोशिकीय जीव हो। एक कोशिकीय जीव जब मतलब जो केवल एक कोशिका से बना हो, एक ही सेल से बना हो, ठीक है। इसके अंदर आपको हमेशा कौन सा डीएनए देखने को मिलता है? वैसे जीवों के अंदर आपको हमेशा वृत्ताकार डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? रीजन मैंने बता दिया कि भाई सेल छोटी होगी तो कम स्पेस होगा, कम स्पेस होगा तो उसका डीएनए अपने आप को अपडेट करेगा और कैसा हो जाएगा? सर्कुलर शेप में हो जाएगा। तो छोटे सेल में आपके सर्कुलर शेप का डीएनए देखने को मिलता है। अब ये सर्कुलर शेप का डीएनए या फिर वृत्ताकार डीएनए क्या केवल सेल में देखने को मिलता है? तो नहीं भैया, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, सूत्रकणिका वाला भाग है, वहां पर भी आपको वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलता है, सर्कुलर शेप डीएनए देखने को मिलता है। अब इसके बारे में ज्यादा बात हम तब करेंगे जब भाई आपका डीएनए कवर किया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि यहां पर आपका 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। अब ये राइबोसोम का भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब हम राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके बाद एक सेल ऑर्गेनल ही है वो भी, ठीक है। जब हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल के राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो राइबोसोम होता है ना, ये मेनली आपके दो टाइप का पाया जाता है। एक होता है 70S राइबोसोम, ठीक है, एक होता है आपका 70S राइबोसोम, ठीक है। वो 70S राइबोसोम छोटा होता है और एक होता है आपका 80S राइबोसोम। ये जो 80S राइबोसोम है ये बड़ा होता है। भाई आप खुद समझो, 70 बड़ा या फिर 80 बड़ा? 80, ठीक है। इसलिए 80S जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है और 70S राइबोसोम जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। अब ये 70S 80S राइबोसोम क्या है भाई? प्रोटीन के छोटे छोटे कण हैं, डॉट हैं, है ना। बस इतना याद रखो अभी के लिए कि प्रोटीन के छोटे छोटे आपके क्या हैं? कण या फिर डॉट हैं, जो कैसे पाए जाते हैं? जो आपके दो रूपों में पाए जाते हैं, 70S और 80S। तो जो आप जब हम बात करेंगे सेल की, जब हम बात करेंगे किसकी? सेल की, जो कि कंप्लीटली डेवलप्ड सेल होगी, यानी कि आपके ऐसी सेल होगी जो कंप्लीटली डेवलप्ड हो, यानी उसके सारे ऑर्गेनल्स कैसे होंगे? पूरी तरह से विकसित होंगे। तो ऐसी सेल को हम रखते हैं किसमें? ऐसी सेल को हम रखते हैं आपके यूकैरियोटिक कोशिका में, है ना। आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको दो डिफरेंस कवर करवाऊंगा कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। अभी बस इतना समझ लो कि प्रो यानी पुराना, आदिम, यानी जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ हो, लेकिन आपके यू यानी कि नया या फिर पूरी तरह से विकसित। तो ऐसी सेल जो पूरी तरह से विकसित हो उसे हम डालते हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और ऐसी सेल जो पूरी तरह से डेवलप ना हुई हो उसे हम किसमें डालते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, साइज में भी छोटी होगी, तो इसमें आपके वृत्ताकार डीएनए यानी कि सर्कुलर शेप डीएनए होगा और साथ में 70S राइबोसोम होगा, ये छोटा वाला, क्योंकि भाई वो पहले से ही पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उसका शेप छोटा है, तो उसमें राइबोसोम भी कैसा पाया जाएगा? छोटा वाला। उसी जगह जो आपका यूकैरियोटिक सेल है जो पूरी तरह से डेवलप है, पूरी तरह से विकसित है, वहां पर आपके रैखिक डीएनए या फिर आपके लीनियर डीएनए पाए जाएंगे और साथ में 80S राइबोसोम पाया जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखना, 70S आपके किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S किस में पाया जाएगा? आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों में आपको तब भी कवर करवाऊंगा जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस देखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो सॉरी, ओके। अब आप देखो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका कैसा होता है? 70S राइबोसोम उसमें पाया जाएगा और वृत्ताकार डीएनए यानी कि आपके सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। दोनों बातें मैंने बता दी।
इसके बाद आप देखो इसे अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं, यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऐसा ऑर्गेनल है, ऐसा आपका अंगक है जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनके अंदर खुद का डीएनए हो, और आप देखो ना यहाँ पर भी तो है वृत्ताकार डीएनए है लेकिन खुद का डीएनए तो है इसका। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनका खुद का डीएनए हो और खुद का राइबोसोम हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अर्ध स्वायत्त शासी अंगक, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। समझ में आया? चलो, इसलिए हम इसको कोशिका के भीतर कोशिका या फिर सेल विद इन सेल कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड का समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात जानेंगे किस बारे में, कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो देखो, सबसे पहले आपने सांस ली, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन गई फेफड़ों तक, फिर फेफड़ों से आपके जो ब्लड वेसल होती है ना, जो आपकी रक्त वाहिनियां होती हैं, आगे सब जानेंगे धीरे धीरे बायोलॉजी में, वहां से आपके O2 आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ जो आपका ऑक्सीजन होता है वो आपकी आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स में, जो कहाँ पर होंगी? ब्लड वेसल्स में होंगी। कणिका है ये, लाल रक्त कणिका। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। चलो, इस आरबीसी में क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन नाम का मटेरियल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, या फिर इस ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन अटैच हो जाता है, और फिर ये आपके लंग्स से, ये जो ऑक्सीजन है जिसमें हीमोग्लोबिन हुआ है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपके लंग्स से ब्लड वेसल से होते हुए बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल तक पहुंचाता है, और सेल के अंदर भी कहां पर पहुंचाएगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में पहुंचाएगा, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही किसकी जरूरत पड़ती है? आपके एनर्जी की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी बनाने के लिए। तो आप देखो यहाँ तक आपका क्या पहुंचा? ऑक्सीजन पहुंचा, ठीक है। उसके साथ में आपने जो भोजन खाया है भाई, फूड जो आपने कंज्यूम किया है, वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। फिर ग्लूकोज के फॉर्म में आपके सारी बॉडी की जितनी भी सेल वहां पर जाके स्टोर हो जाता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब जब वो स्टोर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो रिएक्शन के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम नापते हैं एटीपी के रूप में, यानी इसको एमिनो ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। और उस रूप में आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एमिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो आपका एटीपी है, ये जो आपका अमीनो ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, या फिर आपके एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में जो श्वसन की क्रिया हो रही थी, जो रेस्पिरेशन हो रहा था, तो क्या रेस्पिरेशन का मतलब केवल इतना ही है कि भाई आपने सांस ली और सांस छोड़ दी? क्या केवल इतना ही है? नहीं। जो ह्यूमन बॉडी में श्वसन या फिर रेस्पिरेशन होता है वो स्टार्ट होता है भाई आपके, मतलब जब आप सांस लेते हैं तब से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद वो सांस जो है, वो जो ऑक्सीजन है, वो आपके फेफड़ों से होती हुई, आपके लंग्स से होती हुई ब्लड वेसल्स के थ्रू आरबीसी से कनेक्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है एटीपी के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है आपके कहाँ तक? लंग्स तक, और फिर लंग्स उसको बाहर निकाल देता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसे ही हम नाम देते हैं आपका श्वसन या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ में आया? चलो, अब एक बात यहाँ से आपको छोटी सी ध्यान रखनी है कि भाई जितनी मैंने प्रोसेस बताया, ये पूरी प्रोसेस श्वसन के अंतर्गत आती है, और इस प्रोसेस के दौरान ही आपका
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज होती है। जब हम रेस्पिरेशन या श्वसन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाती है तब तो आपका सारे अंग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम जाती है तब आपके प्रॉपर जो एटीपी के रूप में एनर्जी है वो नहीं बन पाती, है ना। और आपका क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके कारण आपकी जो मसल हैं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जाम होने लगती हैं। पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन या श्वसन जानेंगे तब। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है। कैसे बनाता है वो प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आप सोचो ये जो प्रोसेस है ये आपकी बॉडी में हर क्षण चल रहा है, यानी निरंतर चल रहा है। क्या इसमें कोई गैप है? नहीं, ये चीज़ आपकी बॉडी में रेगुलर हो रही है। अब आप सोचो आपकी पूरी बॉडी में ऐसा कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कितनी सेल से मिलकर आपकी बॉडी बनी होगी कि आपके हर एक छोटे छोटे सेल में ऑक्सीजन पहुंच रहा है और वहां पर एटीपी के रूप में एनर्जी बन रही है। अब जैसे आपके सामने मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरी बॉडी का मेनली कौन सा पार्ट बहुत यूज हो रहा है? आप देखेंगे कि ये जो मेरा मुंह है, ठीक है, वहाँ की जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, उनको रेगुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अगर बोलता रहूँगा तो क्या होगा, मेरी ये जो टंग है या फिर जो मेरा ये मुंह है कुछ देर बाद क्या करने लगेगा, दर्द करने लगेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई मेरा जो मतलब माउथ है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है और फिर वहाँ पर धीरे धीरे आपका क्या जमने लगेगा, देखोगे आप कि भाई लैक्टिक एसिड कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये जो एटीपी या फिर एमिनो ट्राइफॉस्फेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसके बारे में कुछ छोटी से आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो एक ग्लूकोज का अणु होता है, एक ग्लूकोज का एटम होता है, ये अणु या एटम किसका वर्ड है, आपके ये केमिस्ट्री का वर्ड है। जब आपके एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा, एक ही तत्व के दो या दो से ज़्यादा क्या मिले होते हैं, परमाणु मिले होते हैं या फिर एटम मिले होते हैं, तब वो मॉलिक्यूल यानी कि अणु का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक ग्लूकोज का जो अणु होता है वो 36 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें से आपके 34 एटीपी यूज हो जाती है कहाँ पर, या फिर 34 जो एटीपी है सॉरी 34 जो एटीपी है उतनी एनर्जी आपकी बनती है कहाँ पर, आप देखेंगे कि 36 एटीपी में से 34 जो एटीपी एनर्जी है वो आपके क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आता है और दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक ग्लूकोज के अणु से आपके 36 एटीपी एनर्जी बनती है, लेकिन जब आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, किस चीज का, आपका एक सेकेंड, जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है एनर्जी बनने का, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करके क्या बना लेगा, एनर्जी बना लेगा, और फिर यहाँ से CO2 वापस आता है, यहाँ से CO2 वापस आता है आपके कहाँ पर, लंग्स में। ठीक है, आपके फेफड़े में। तो आप देखोगे ये जो पूरा साइकिल है जहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया O2 को लेकर CO2 रिलीज कर रहा है और एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, इस साइकिल को ही हम क्या नाम देते हैं, क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल नाम देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और क्या है भाई कि जब आपका एक एटीपी जो एनर्जी है जिसको हम एटीपी के रूप में नाप रहे थे, जब ये एनर्जी आपकी टूटती है तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर एनर्जी रिलीज करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपने सुना होगा अक्सर कि भाई जब हम दौड़ते हैं, है ना, तो हमारी रनिंग करने से या फिर दौड़ने से आपकी 350, 400, 500 ऐसी कैलोरी रिलीज हुई। उसी जगह जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने में आपका मोबाइल अक्सर नापता होगा कि भाई इतनी कैलोरी एनर्जी आपकी क्या हुई, रिलीज हो गई। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस एनर्जी को किलो कैलोरी के रूप में यूज कर रही है, और वो जो
किलो कैलोरी के रूप में आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, वो एट द एंड आपके इसी एटीपी से निकल के आती है, एमिनो ट्राइफॉस्फेट के थ्रू इस रिएक्शन से निकल के आती है, जिसे हम क्रेब्स चक्र कह रहे थे, है ना। अब ये जो एनर्जी निकल के आई तो आप देखोगे कि एक एटीपी से आपकी कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, एटीपी को हम, एमिनो ट्राइफॉस्फेट को हम किसी भी कोशिका की ऊर्जा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ द सेल कहते हैं। चलो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेल की ऊर्जा या फिर किसी भी सेल की एनर्जी हम किसे कहते हैं, तो इस आपके एटीपी को कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा आता है, मैंने जैसा बताया कि 4 सेल ऑर्गेनल आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला आपको माइटोकॉन्ड्रिया था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा सेल ऑर्गेनल देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, अंतःप्रदब्बी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? चलो देखते हैं इसके बारे में। तो भाई ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखने में कैसा होता है, आओ जरा सेल के स्ट्रक्चर में वापस चलते हैं। आप देखोगे कि ये जो सेल वाला भाग है, इस सेल वाले भाग में ये आपको छोटा सा कुछ ऑर्गेनल बिखरा हुआ दिख रहा है, जो आपके केंद्रक से या फिर न्यूक्लियस से, ये वाला भाग केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है, इससे इस वाले भाग से जस्ट लगा हुआ है। और ये देखो ये भी लगा हुआ है ना, ये वाला भाग, फिर ये भी लगा हुआ है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदब्बीय जालिका कहते हैं। चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। भाई आप देखोगे कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदब्बीय जालिका होती है, इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, आपके पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। उसके बाद ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। भाई ये झिल्ली युक्त नलिका क्या है, तो मैंने आपको बताया था भाई, जब सेल पढ़े तो देखो ये न्यूक्लियस वाला भाग है और उसी से जुड़ा हुआ है आपका क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एट द एंड आपको कहीं ना कहीं इसमें छोटी छोटी नलिकाएं देखने को मिल रही होंगी, छोटी छोटी आपकी क्या ट्यूब्स देखने को मिल रही होंगी। और इसी ट्यूब्स को आप क्या नाम देते हैं, इसी छोटे छोटे ट्यूब्स को आप नाम देते हैं कि भाई झिल्ली युक्त नलिका है, और उन नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है या फिर क्या है, आपका नेटवर्क है, वेरी लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ठीक है, यहाँ से एक बात पता चली कि भाई इसकी खुद की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी खुद की झिल्ली भी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो अब ये जो झिल्ली है या फिर ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेनली किसके बना होता है, आप देखो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है आपकी। ठीक है, क्या चीज? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद कहां से कहां तक फैली होती है, तो आपके केंद्रक की झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैली होती है। भाई प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसी को हम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, उसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलो आप देखोगे अगर ये कोई सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल के अंदर अगर ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले होंगे पाइपलाइन के थ्रू, और कहाँ तक फैले होंगे? आपके इस सेल के बाहर वाले भाग तक, जिसे हमने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था, वहां तक फैले होंगे, है ना। और इस फैले हुए जाल या फिर संरचना को ही हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। वही लिखा है कि भाई केंद्रक की झिल्ली से लेकर ये जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, इसके बाह्य वाले भाग से लेकर जहां पर केंद्रक की क्या होती है? झिल्ली होती है। आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसकी खुद की एक सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, जिससे वो बाहर वाले मटेरियल से अलग होता है। चलो इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेके आपके पूरे बाहर यानी इस सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है आपका क्या? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो अब इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल या फिर अंतःकंकाल क्यों कहते हैं? ये आपकी बॉडी, ये जो सेल है उसको कहीं ना कहीं खड़े होने के लिए एक क्या प्रोवाइड करता है? आवरण प्रोवाइड करता है। जैसे आप समझो, अगर मेरी बॉडी है, मैं खड़ा हुआ हूं, तो क्यों खड़ा हुआ हूं भाई? उसके पीछे का रीजन है कि मेरी बॉडी में अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आप देखोगे
आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो बॉडी है या फिर मेरी बॉडी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम देखने को मिल रहा होगा, जो सफ़ेद कलर की हड्डियों का ढांचा होता है। आपने देखा होगा, मैं जब बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा ना ये चीज़ें। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कंकाल होता है, तो वो जो ढांचा है वो मेरी बॉडी को एक यांत्रिक सहारा दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि मैं अपनी जगह पर खड़े हो सकूं। ठीक है, तो वैसे ही यांत्रिक सहारा देने का काम आपका कौन करता है? ये सेल में यांत्रिक सहारा या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम आपका क्या करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का अंतःकंकाल या फिर एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसी के कारण आपकी सेल ज़्यादा पिचकती नहीं है या फिर ज़्यादा फूलती नहीं है, ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है आपका, जिसको हमने क्या नाम दिया था? सेल वॉल, जिसके कारण आपको पता है कि भाई जब भी किसी भी प्लांट सेल में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सेल फूलकर फट ना जाए, तो उसको रोक के रखता है जगह पर कौन? आपका सेल वॉल। और उसी जगह सेल, जो आपकी प्लांट सेल है, वो पिचक कर पानी का लॉस होने पर, वाटर का लॉस होने पर, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में पानी का लॉस होने पर पिचक के अपने आसपास की कोशिका से कनेक्शंस ना तोड़ ले। ठीक है, इसलिए उसको अपनी जगह पर खींचकर बनाए रखने का भी काम कौन करता है? आपका सेल वॉल। तो पहली चीज तो वो सेल वॉल का ध्यान रखना है, लेकिन वो भी मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा दे रहा था, लेकिन केवल प्लांट सेल में दे रहा था। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में आपका यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट अंदर से देने का काम कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंदर से सहारा देने का काम क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक या फिर ईआर कर रहा है, यही ईआर कर रहा है, तो इस ईआर को हमने क्या बोल दिया? अंतःकंकाल या फिर एंडोस्केलेटन बोल दिया, क्योंकि अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, चलो अब आप देखोगे ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको हम मेनली दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा दो भाग भाई? एक होता है आपका खुरदुरी या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपका चिकनी या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई आपका जो सेल है, ठीक है, आपका जो सेल है ना, इस सेल में आप देखोगे कि जो भाग आपके न्यूक्लियस के पास होता है, जो भाग आपके न्यूक्लियस के पास होता है, उस भाग में आप देखोगे कि उस भाग में छोटे छोटे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम राइबोसोम नाम देते हैं। वही राइबोसोम मैं बोला था जिसके बारे में पढ़ेंगे, 70S और 80S टाइप का होता है, याद आया? वही राइबोसोम के छोटे छोटे कण चिपके होते हैं आपके किस में? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वही छोटे छोटे कण केवल अंदर साइड पे चिपके होते हैं, और बाहर साइड पे आपका जो सेल होता है वो चिकना होता है। ठीक है, तो देखो जहां पर आपके ये वाले मतलब जिस भाग में आपको राइबोसोम चिपके होंगे उसे हम नाम देंगे, छूने में कैसी महसूस होगी? खुरदुरी महसूस होगी, तो उसे हम नाम देंगे क्या? खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लेकिन उसी जगह जिस भाग में आपके क्या नहीं पाए जाएंगे? राइबोसोम के छोटे छोटे कण नहीं पाए जाएंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आपके चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, यही जो लिखा है पढ़ लेते हैं भाई, कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये खुरदुरी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और ये चिकनी दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि भाई इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, मतलब राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आपको प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम देखने को मिलता है। अब प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्यों देखने को मिलता है, उसके पीछे का रीज़न है कि ये जो आपका राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ है, इस राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, है ना। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और एट द एंड ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाला राइबोसोम किस में चिपका हुआ है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ है। इसलिए देखो जो रफ वाला भाग है जहां पर राइबोसोम पाए जा रहे थे, उसको हमने क्या बोला कि भाई प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। लेकिन जिस भाग में आपके राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगे, है ना, उस भाग को हमने क्या नाम दिया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो किसका फॉर्मेशन करेगा? आपके वसा और लिपिड का संश्लेषण या फिर सिंथेसिस का काम करेगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका काम है वो देख लेते हैं। जैसे आप देखो कि ये मुख्यतः प्रोटीन पदार्थों के परिवहन के लिए एक नलिका के रूप में कार्य करता है। तो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल के अंदर से बाहर एक पाइपलाइन की जैसे फैला हुआ होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। चलो इसके बाद आप देखोगे कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय आपके कोशिका प्लेट या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट बनाता है। अब ये सेल प्लेट क्या होती है, कोशिका प्लेट क्या होती है, आप देखो जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सेल से आपके 2 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। तो ये जो एक सेल से 2 डॉटर सेल आपके बन रही हैं, कहीं ना कहीं इस सेल के हर एक ऑर्गन जो हैं, हर एक जो छोटे छोटे ऑर्गेनल हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर वाला जो भाग है जहां पर आपके क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे इस केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में तब जानेंगे। ये जो सेल के अंदर वाला भाग है जहां पर आपके गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे, ये आधे जाएंगे एक सेल की ओर और आधे जाएंगे दूसरे सेल की ओर। तो क्या ये सेल एक बार में टूट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखो ये जो सेल है ना, ये जो कोशिका है, ये कोशिका एक बार में नहीं टूटती। सबसे पहले इसके अंदर वाला भाग टूटता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। और यहां पर आपका आएगा एक केंद्रक और ये आएगा आपका क्या, दूसरा केंद्रक या फिर दूसरा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस टूट गया 2 भागों में, अब बाहर वाला भाग टूटेगा। तो आप देखोगे कि ये जो न्यूक्लियस टूट के 2 भागों में चला गया, उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो टूटेंगे। इस न्यूक्लियस के टूटते टाइम आपको पता चलेगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके टूटते टाइम इसके केंद्रक या न्यूक्लियस वाला जो भाग है किसी भी सेल का, उसमें जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल प्लेट कहते हैं। ये था पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि एक और सेल प्लेट क्या होता है। तो आप देखेंगे जब भी आपकी कोई सेल देखने को मिलती है, ठीक है, जब भी आपकी कोई सेल देखने को मिलती है तो उसमें से जो मेनली आपके प्लांट सेल होता है ना, आपके प्लांट सेल होता है, उस प्लांट सेल में एक सेकेंड ना, हाँ ये देखो, ये जो आपका प्लांट सेल है जिसमें आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जा रही है, उसमें जब आपका डिवाइड होगा तो वो अंदर से बाहर की ओर होगा, है ना। एक सेकेंड, वो आपके बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर की ओर अलग अलग सेल में अलग अलग डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अगर एनिमल सेल है तो उसमें अलग मेथड पाया जाएगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें अलग मेथड पाया जाएगा। तो ये जब दोनों सेल आपकी डिवाइड होती है, जो कि एनिमल सेल या प्लांट सेल है, जिसमें एक सेल से आपकी 2 सेल यानी एक कोशिका से 2 कोशिका का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब वो सेल आपकी बनेगी तो उसके बीच में सेल को तोड़ने के लिए अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर के लिए एक प्रेशर लगाया जाएगा। उसके बाद प्रेशर लगाते टाइम ही आपका कोशिका प्लेट या फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो सेल प्लेट या कोशिका प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस सेल प्लेट या कोशिका प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे वो डिवाइड होगा, ठीक है, ये मैं इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। कि भाई याद है आपका, एक था जिसको हमने खांच विधि बोला था, ठीक है, और एक है जिसको हमने कुछ और नाम दिया था जब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो एक तो अंदर से बाहर की ओर होगा और एक बाहर से अंदर की ओर होगा। मैंने ये चीजें बता चुका हूं। समझ आया कि कोशिका प्लेट या सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तीसरा काम और ध्यान रखना है, कौन सा। पहला तो होगा आपका कि भाई ये प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में काम करता है, यानी आपके चैनल बनाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि वो प्रोटीन का क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए चैनल बनाता है। चलो दूसरी चीज कि सेल जब आपकी सेल डिवीजन होती है
कोशिका विभाजन होता है तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। फिर तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि भैया ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है आपका कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखो जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं या वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी जीव क्या होते हैं, जिनमें भैया आपकी ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, जिनमें वर्टिब्रेट्स कॉलम पाए जाते हैं आपके, समझ आया, जिसके कारण हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम किस में रखते हैं, कशेरुकी जीव या फिर वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। तो आप देखोगे ये जो वर्टिब्रेट्स वाला भाग है, ये जो आपका वर्टिब्रेट्स वाला भाग है ना, ये वर्टिब्रेट्स वाला भाग आपका जिन जीवों में पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कशेरुकी जीव कहते हैं। और इनका जो यकृत या लीवर वाला भाग होता है, इनका जो यकृत या लिवर वाला भाग होता है, वहां पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, रफ वाले जो राइबोसोम बनाते हैं और मतलब जिनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और स्मूथ वाले जिनमें वसा यानी फैट और लिपिड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है ना, संश्लेषण होता है। तो जो आपके लीवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग है वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, निराविशीकरण का काम करते हैं। किन चीज़ों का, अगर आपने भाई धोखे से कोई जहर खा लिया, उसके बाद अगर आपने कोई दवा ली है, ठीक है, तो उनके पॉइजन और ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है आपका कौन, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, ये निराविशीकरण का काम मेनली कौन करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ पर करता है, लीवर में करता है, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ें, आ जाओ। अब आगे हम जाते हैं अपने तीसरे नंबर के सेल ऑर्गेनल की ओर, जिसका नाम क्या है, गोल्गी काय या फिर गोल्गी बॉडी। अब देखने में कैसा होता है गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, एक नज़र मार लेते हैं छोटी सी, आ जाओ, एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं इस पे। भाई अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे कि हमने दो सेल ऑर्गेनल कंप्लीट कर चुके हैं, दो सेल ऑर्गेनल कंप्लीट कर चुके हैं। एक का नाम क्या था आपका, एक का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये साइड में छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दूसरा जो नाम है वो है आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये बड़ा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, जो परिवहन या ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। फिर अब हम कवर करने वाले हैं आपका तीसरा स्ट्रक्चर, जो है आपका क्या, ये छोटे छोटे भाग हैं जो देखने को मिल रहे हैं, कुछ हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक दिखते हैं, मतलब जैसे दिखते हैं, लेकिन ये केंद्रक या न्यूक्लियस से जॉइंट नहीं होते हैं आपके, इनके पास नहीं चिपके होते हैं, इसी कारण से इन्हें पहचाना जा सकता है कि ये आपके क्या है, गोल्गी बॉडी है। चलो तो इसके बारे में स्टडी करते हैं भाई। देखो ये जो आपकी गोल्गी बॉडी है, सबसे पहले आप देखो इसकी जो खोज है किसने करी थी, कैमिलो गोल्गी नाम के व्यक्ति ने करी थी। कहाँ पर देखा था, उल्लू या ओल जो होता है उसकी तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल में देखा था। अब ये नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो भाई आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है। जब हम ऊतक या टिश्यू पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे कि आपकी तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है और ये पीछे रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन मिलकर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन करता है, और उस तंत्रिका तंत्र में एक एक सेल जो होती है उस सेल का ही नाम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल होता है। अब ये तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल उल्लू की थी, जिसमें स्टडी करी आपकी कैमिलो गोल्गी ने, और क्या खोज निकाला कि भाई आपका गोल्गी बॉडी नाम का कोई सेल में क्या होता है, ऑर्गेनल होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ आप देखोगे कि ये एक झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का तंत्र होता है। भाई सिस्टर्निया नाम का एक छोटा सा भाग होता है, देखो इसका जो हर एक भाग है जो ऐसी चपटी झिल्ली टाइप की आकृति बना रहा है, इस चपटी हुई आकृति को हम क्या नाम देते हैं, इसे ही हम सिस्टर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्निया कहते हैं। चलो इसके बाद आप देखो कि अगर आपका ये गोल्गी बॉडी एनिमल सेल में है तब तो हम इसे गोल्गी बॉडी ही नाम देंगे, लेकिन अगर ये गोल्गी बॉडी आपका प्लांट सेल में है, पादप कोशिका में है, तब हम इसे डिक्टियोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। भाई ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना।
है ना। जो आपका एनिमल सेल में अगर होगा गोल्गी बॉडी तो उसे क्या नाम देंगे, गोल्गी बॉडी, वही जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर प्लांट सेल में ऐसा स्ट्रक्चर है तो प्लांट सेल में इसको हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम नाम देते हैं। चलो फिर आप देखो कि ये जो आपका गोल्गी बॉडी वाला स्ट्रक्चर है इसके मेनली दो टाइप होते हैं, मतलब आप अंदर से बाहर आते हुए इसको दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। अंदर वाला जो भाग है जो कि आपकी न्यूक्लियस के पास होता है, केंद्रक के पास में होता है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं उत्तल फेज यानी कि सिस फेज, ठीक है। और ये न्यू होता है, ये न्यू होता है केंद्रक से बनकर ही बाहर आते जाता है, ठीक है। ये आपका गोल्गी बॉडी वाला स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बाहर की ओर आता जाता है तो पुराना होता जाता है और बाहर की ओर आएगा तो एट द एंड इस वाले भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, सेल मेम्ब्रेन वाला भाग होगा, है ना, बता चुका हूँ मैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला भाग है इसके पास जो आपको गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगा, यानी गोल्गी बॉडी का जौन सा जिस साइड का फेज आपको इस सेल मेम्ब्रेन की ओर देखने को मिलेगा उसे हम नाम देते हैं अवतल फेस यानी कि ट्रांस फेज। और ये कहाँ पर होता है, ये आपके बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब इस उत्तल फेज को आप कॉन्वेक्स फेज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स फेज कह सकते हैं। और अवतल फेज को आप कॉनकेव फेज भी कह सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। और ये कैसा होता है भाई, ये पुराना होते जाता है, न्यूक्लियस में बनता है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे बनता जाएगा तो बाहर खिसकते जाएगा। तो भाई जो बाहर की ओर मटेरियल है गोल्गी बॉडी का वो तो पुराना ही हो जाएगा ना। तो ये जो बाहर वाला भाग है ट्रांसफेज वाला, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ओल्ड होता है एज कंपेयर टू उस भाग के जो आपके न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। समझ में आया? चलो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद गोल्गी बॉडी के कुछ हमें काम देख लेना है। कैसे काम देख लेना है, देखो इसका प्रमुख काम जो है वो होता है आपका पदार्थों की पैकिंग करना और स्त्रावण या फिर सेक्रेशन। तो भाई ये आपके सेल के अंदर चीज़ों के सेक्रेशन का भी काम करता है, यानी स्त्रावण का भी काम करता है, जो उसको एंजाइम्स या फिर जो उसको हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उसको। लेकिन उसके अलावा ये सेल के अंदर मेन इसका काम है पदार्थों की पैकिंग करना, ठीक है। अब पदार्थों की पैकिंग करता है ये, और पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट है वो कर देता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, पाइपलाइन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बने हुए पदार्थ को पैक करना ये किसका काम है आपका, ये है आपका गोल्गी बॉडी का काम। तो आप देखो जैसे आप कभी बाहर जाते हो तो आपकी माँ आपको टिफ़िन पैक करके देती है ले जाने के लिए, ठीक है। वैसे ही ये जो गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी कहीं ना कहीं क्या करती है, बने हुए पदार्थ को पैक करके सेल के हर एक भाग में भेजती है। और किसके थ्रू भेजती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, वो पाइपलाइन के थ्रू जो मैंने बताया था, ट्यूब्स, पतले पतले ट्यूब्स के थ्रू। तो आप देखो ये क्योंकि पदार्थों की पैकेजिंग कर रही है, जैसे माँ अपनी टिफ़िन पैक कर रही थी, ठीक है, वैसे ही ये पदार्थों का पैकेजिंग कर रहा है और सेल के हर एक भाग में भेज रहा है। तो इस पैकेजिंग के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कोशिका की माँ भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, हर एक जगह पर पदार्थों की पैकेजिंग करके भेज रहा है। और इसको हम कोशिका का यातायात प्रबंधक या फिर ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ कहाँ पर भेजनी है वो भी यही देखता है आपका, है ना, गोल्गी बॉडी देखता है। समझ में आया? चलो इसके बाद ये भैया कुछ चीज़ों का निर्माण भी करता है। कौन कौन सी चीज़ें, देखो सबसे पहले जो आपका लाइसोसोम वाला भाग है, क्या होता है, इसके जस्ट आगे पढ़ना है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद आपका जो पेरोक्सीसोम होता है और जो आपका शुक्राणु या फिर स्पर्म के एक्रोसोम वाला भाग होता है, ये हम कब जानेंगे, जब हम पढ़ेंगे आपका आगे चल के रिप्रोडक्शन चैप्टर, यानी कि आपका प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि भाई कैसे जो स्पर्म है उसमें एक्रोसोम वाला भाग होता है, ठीक है। चलो अभी बस इतना समझ लो कि भाई निर्माण करता है तीन चीज़ों का। कौन सी तीन चीज़, सबसे पहला याद रखना है लाइसोसोम, जस्ट आगे पढ़ना है। फिर दो नाम याद रखना है, एक होता है पेरोक्सीसोम और एक होता है शुक्राणु के एक्रोसोम, ठीक है। चलो ये तीनों चीज़ तो हो गई भाई, अब आगे बढ़ते हैं।
चलो, जैसा कि मैंने बोला कि आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन, ये गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी आपका क्या था, थर्ड सेल ऑर्गेनल था। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका फोर्थ सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम क्या है आपका लाइसोसोम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी, एक क्रिश्चियन डीडोवे नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा था किसमें, जो चूहा है, रैट है, उनकी यकृत कोशिका यानी कि लिवर सेल में सबसे पहले देखा था, है ना। ये बात ध्यान रखना भाई, चूहे का पोस्टमार्टम किया, उसका लीवर निकाला और फिर उसको देखा तो पता चला कि कोई लाइसोसोम नाम का मटेरियल है जो पाया जाता है किसी भी सेल में। ठीक है, चलो इसके बाद ये कैसा होता है भैया, एकल झिल्ली युक्त यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाला क्यों होता है थोड़ी देर से बताऊंगा मैं, है ना। इसके बाद सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है आपकी, देखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये अगर लाइसोसोम है तो इसका ये सिंगल मेम्ब्रेन होगा और इससे लाइसोसोम के अंदर आपको एक लिक्विड भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ मिलेगा। इस लिक्विड का नाम क्या है आप आगे पढ़ोगे कि इसको हम जल अपघटकी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जो नेचर में एसिडिक होता है। और इसका मेन काम क्या होता है पता, कि सेल जो है ना, अगर सेल में कोई चीज़ गंदी हो गई है तो उसको साफ सफाई करने का काम कौन करता है, यही लाइसोसोम करता है। इसी जल अपघटकी एंजाइम जो कि एसिडिक होता है नेचर में, यानी आपका ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, उसके द्वारा करता है। जानेंगे आगे कैसे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखो भाई, लाइसोसोम है, किसने खोजा और एकल झिल्ली वाला होता है। उसके बाद इसका कुछ एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, आगे इसका रीज़न देता हूँ कि क्यों एक्सेप्शन ध्यान रखना है। जो आपके स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी या फिर जो आपके मैमेलियंस होते हैं, मैमेलियंस या स्तनधारी, ऐसे जीव जो आपके अंडे नहीं देते हैं, है ना। चलो, ऐसे जीव जो आपके स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, उनकी जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा कि ब्लड में मेनली आपके 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक होती है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, फिर एक होती है आपकी प्लेटलेट्स, है ना। इसके बाद फिर प्लाज्मा पाया जाता है आपके, और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। आगे चल के पढ़ेंगे जब हम ब्लड की स्टडी करेंगे। अभी आप बस इतना देखो कि भाई स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका होती है, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो क्या भाई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि लाइसोसोम क्या है या फिर कहाँ पाया जाता है, नहीं, सबको पता है कि लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो लाइसोसोम है वो कौन सी सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो स्तनधारी या फिर मैमेलियंस होती हैं, उनकी जो आरबीसी वाला पार्ट होता है, वहाँ पर आपके क्या नहीं देखने को मिलेगा, ये लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है, इसकी आंतरिक संरचना आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप देखो भाई कि इसके अंदर मैंने बोला कि जल अपघटकी एंजाइम या फिर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये कैसा होता है, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि अगर सेल के किसी भी पार्ट के ऊपर इसको छिड़क दिया जाए तो वो सेल के उस पार्ट को पूरी तरह से गला देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको हम सेल की साफ सफाई करने वाला ऑर्गेनल भी कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ना, साफ सफाई करने वाला। चलो, अब ये जो एंजाइम है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसका फॉर्मेशन आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके द्वारा होता है ना। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद आप देखो इसका काम क्या होता है इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, ये आपके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना होगा, हाँ आप सबको ये दिख रहा होगा। अब आप बताओ इसमें ये जो छोटे छोटे कण हैं, इस छोटे छोटे कण को हम क्या नाम देते हैं। भाई मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि इसे हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, राइबोसोम, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके रहते हैं। ठीक है, चलो, और इसी के द्वारा आपके किसका फॉर्मेशन होता है, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस लाइसोसोम का हमें कुछ काम ध्यान रखना है भाई, है ना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो देखो ये क्या करता है कि
बाह्य पदार्थों और टूटे फूटे अंगों का पाचन कर कोशिका को साफ करता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर कोई सेल है, सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो उसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क के द्वारा लाइसोसोम को आदेश कौन देगा? वो देगा आपका केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। जब हम केंद्रक या न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं केंद्रक को। और वही आपकी कोशिका या सेल के अंदर सारे काम को क्या करता है? बताता है कि भाई कैसे ये काम करना है, चलो, है ना, या फिर वही आदेश देता है काम करने के लिए। अब आप देखेंगे कि साफ सफाई करता है, इसलिए इसको हम डिस्पोजल यूनिट या फिर स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये स्कैवेंजर ऑफ द सेल या फिर डिस्पोजेबल यूनिट क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न है। देखो, अगर कोई सेल आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है ना, तो ये फट जाता है और अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। मतलब ये एकल झिल्ली वाला होता है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। मैंने बताया था क्यों होता है सिंगल मेम्ब्रेन वाला, क्योंकि भाई उसको रेगुलर उसके अंदर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करना पड़ता है, ताकि सेल के अंदर कोई भी डैमेज पोर्शन है तो उसको रिपेयर किया जा सके या फिर साफ सफाई की जा सके। उसकी रिपेयर नहीं, सॉरी, उसकी साफ सफाई की जा सके। तो साफ सफाई के लिए रेगुलर आपके क्या होना चाहिए? जल अपघटकीय एंजाइम निकलते रहना चाहिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते रहना चाहिए। वो काम आपका अगर मल्टीपल लेयर होगी आपकी उस किसमें आपके, अगर ये आपका लाइसोसोम वाला पार्ट है और इसके ऊपर आप सोचो कि खूब सारी लेयर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आपका लिक्विड मटेरियल है, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? जिसको हम नाम दे रहे थे आपका जल अपघटकीय एंजाइम, अंदर वाले भाग को, तो उसको एक एक लेयर से निकलने में टोटल 3 लेयर क्रॉस करना पड़ेगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए आपके सिंगल लेयर पाई जाती है। कहाँ पर? सिंगल लेयर पाई जाती है आपके जो लाइसोसोम है उसमें, ठीक है। चलो, अब ये करता क्या है? देखो, अगर सेल का कोई छोटा सा पार्ट डैमेज हुआ है तो वो उस जगह पर जाएगा लाइसोसोम, है ना, केंद्रक से आदेश लेके, जैसे पुलिस जाती है घर में वारंट लेके कि चलो हमारे साथ थाने, वैसे ही आपका जो लाइसोसोम है केंद्रक या न्यूक्लियस से आदेश लेगा कि भाई इस जगह पे डैमेज का काम हुआ है, हमें साफ सफाई करनी है। तो आदेश देगा केंद्रक या न्यूक्लियस, फिर ये लाइसोसोम जाएगा और जहाँ पर साफ सफाई करनी है उधर पे क्या कर देगा? थोड़ा सा मटेरियल छिड़क देगा, जल अपघटकीय एंजाइम छिड़क देगा, और सेल या कोशिका क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। समझ आया? लेकिन तब क्या होगा जब सेल के सारे ऑर्गेनल्स कहेंगे कि जाओ हमें अपना काम नहीं करना, या फिर जो सेल है उसके सारे ऑर्गेनल्स अपना अपना काम करना छोड़ देंगे, या फिर पूरे ऑर्गेनल्स थोड़े थोड़े डैमेज हो जाएंगे, या फिर ये कहो कि सेल की एज खत्म हो जाएगी। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि अब वो आगे सेल डिवीजन नहीं कर सकती, है ना, नई सेल नहीं बना सकती। तब इस केस में आपका जो ये लाइसोसोम वाला पार्ट है वो खुद फट जाता है और पूरे सेल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, मतलब ख़त्म ही कर देता है। इसलिए क्योंकि ये पूरी सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, अच्छा, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग या फिर एटॉम बम, परमाणु बम, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हो गया? चलो, अब हमने मेनली क्या क्या चीज़ें देखी भाई? आज के लेक्चर में हमने मेनली 4 सेल ऑर्गेनल आपके कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से 4 सेल ऑर्गेनल? सबसे पहले मैंने बताया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है। फिर मैंने बताया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम के द्वारा। और दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है? आपके दूसरा वाला पार्ट होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वसा या फिर लिपिड का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस का काम करता है।
समझ आया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने जाना भाई गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी काय के बारे में। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके पाइपलाइन या फिर आप कहेंगे ट्यूब का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए, अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो यही आपके ट्यूब या फिर छोटे छोटे ऐसे पाइप के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ताकि आपके फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। लेकिन गोल्गी बॉडी अच्छा, ये गोल्गी बॉडी है, ये पैक करेगा, ये पैकेजिंग का काम करता है। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग है, जो रफ और स्मूथ दो भागों में पाया जा रहा था, ये एक पाइपलाइन के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है या फिर ट्यूब्स के जैसे हमें संरचना देता है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सके। ये जो गोल्गी बॉडी है, ये आपके मटेरियल को पैकेजिंग का काम करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, माँ किसी भी कोशिका की मदर कहते हैं इसको, ठीक है, गोल्गी बॉडी को। चलो, फिर हमने लाइसोसोम के बारे में देखा कि भाई लाइसोसोम के अंदर जो आपके एंजाइम पाया जा रहा था, ठीक है, वो क्या करता है, अगर किसी भी सेल के अंदर डैमेज, कोई पोर्शन डैमेज है या फिर सेल अपना काम नहीं कर रही है, तो वो अपने अंदर जो एंजाइम उपस्थित है, जल अपघटकी एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसके द्वारा सेल को क्या कर देगा, साफ कर देगा पूरी तरह से। समझ आया। चलो, ये था आपका 4 ऑर्गेनल जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ये भाई आपका रिवीजन स्लाइड है, जिसको आप देख सकते हैं। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके बाद जो आपका गोल्गी काय है, वो क्या करता है, उसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। और डिक्टियोसोम कहलाता है गोल्गी काय, कहाँ पर, अगर आपकी कोई प्लांट सेल है तो उसमें हम डिक्टियोसोम नाम देते हैं गोल्गी बॉडी को। फिर चौथा हमने पढ़ा कि भाई जो आपका लाइसोसोम है, इसको हमने क्या कहा, आत्मघाती थैली या फिर एटॉम बॉम्ब कहा था, ठीक है। चलो, तो भाई ये था आपका आज का लेक्चर। हमने आपके 4 सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं। बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स आपके कल करवा दिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर आप देखेंगे टोटल आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको धीरे धीरे ऐसे ही पूरा सेल चैप्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।